हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन भारत की क्लास 47 है और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्योत्तर काल, जो हमारा 184 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक चल रहा था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो देसी रियासतों ने मौर्य काल के बाद या मौर्य साम्राज्य के बाद जो देसी रियासतों ने वंश चलाए थे, जैसे सुंग वंश, कनम वंश और सातवाहन वंश। तो आज इस वीडियो में हम सातवाहन वंश को स्टार्ट करेंगे। तो सातवाहन युग व सातवाहन जो वंश था वो 60 ईसा पूर्व से 250 ईसा तक चला था। सातवाहन वंश के जो हमें स्रोत मिलते हैं वो हमें साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, पुराण व पुरातत्व के माध्यम से मिलते हैं। मतलब साहित्य में जो ग्रंथ और जो किताबें लिखी गई थी उनके माध्यम से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण, जो विदेशी अभिलेख हैं या विदेशी जो लेखक हैं उनके माध्यम से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। पुराणों में जैसे मृत्युंजय पुराण, वायु पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और पुरातत्व के माध्यम से जो भारत में जो अभिलेख या गुहालेख हैं सातवाहन वंश से संबंधित, उनसे हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो सबसे प्रथम जो हमें जानकारी मिलती है सातवाहन वंश की, वो मिलती है हमें पुराणों से। और पुराणों में भी हमें मृत्युंजय पुराण व वायु पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पुराणों में जो पुराण हैं हमारे, इन पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य व आंध्र जाते कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो सातवाहन वंश था वो कितने क्षेत्र में या कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था। तो सातवाहन वंश महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में फैला हुआ था। इसका जो मुख्य रूप था, जो मुख्य क्षेत्र में ये फैला हुआ था, वो था आंध्र प्रदेश, और इसी वजह से इसे आंध्र भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा कि सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो थी हमारी पृथ्वीस्थान या फिर पैठान। पृथ्वीस्थान या फिर पैठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सातवाहन वंश की भाषा जो थी वो थी हमारी प्राकृतिक भाषा, और जो लिपि थी वो लिपि थी हमारी ब्राह्मी लिपि। भाषा थी हमारी प्राकृतिक भाषा और लिपि थी हमारी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सातवाहन वंश के कौन कौन से प्रमुख अभिलेख थे जिनसे हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो वो अभिलेख हैं हमारे, सबसे पहला अभिलेख है हमारा नायनिका का नानाघाट अभिलेख, जो हमारे सातकर्णी प्रथम थे। सातकर्णी प्रथम जो शासक था, उस शासक की जो पत्नी थी नायनिका का नानाघाट अभिलेख से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और ये अभिलेख पुणे में है और पूना महाराष्ट्र में है। सेकंड है हमारा गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के 2 गुहालेख प्राप्त हुए थे हमें नासिक से, जिससे हमें गौतमी पुत्र के जीवन व विजयों की जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट है हमारा गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख। फोर्थ है हमारा वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। पांचवा है हमारा वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का कार्ले गुहालेख। मतलब वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के 2 गुहालेख प्राप्त हुए थे, एक नासिक से और दूसरा कार्ले गुहालेख। सिक्स्थ है हमारा यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। तो ये थे हमारे अभिलेख व गुहालेख जिनसे हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कि सातवाहनों का जो मूल निवास था, कुछ इतिहासकारों ने सातवाहन
जो वंश था, सातवाहन वंश का जो मूल निवास था वो अलग अलग बताया है। जैसे सबसे पहले आते हैं रेपसन। रेपसन, सिमित और भंडारकर। रेपसन, सिमित और भंडारकर, इन तीनों ने जो सातवाहन वंश का क्षेत्र बताया है वो है आंध्र प्रदेश, और इसी वजह से ज्यादा सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा सिमित के अनुसार श्री काकुलम। श्री काकुलम में सातवाहन वंश का क्षेत्र बताया है। नेक्स्ट आता है हमारा भंडारकर, और भंडारकर के अनुसार धान्य कटक क्षेत्र में सातवाहन वंश को बताया है। फिर आता है सुकथंकर के अनुसार, और सुकथंकर के अनुसार बेलारी मैसूर में सातवाहन वंश को बताया है। और पुराणों के अनुसार यह भी बताया जाता है कि इसी टाइम पीरियड पर, इसी समय पर एक और वंश चल रहा था जो 300 वर्ष चला था, और उस वंश का नाम था आंध्र वंश। और ये परिमान लगाया जाता है कि वो आंध्र वंश सातवाहन वंश ही था। सातवाहन वंश की हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब सातवाहन वंश की स्थापना कैसे हुई थी, सातवाहन वंश का प्रथम राजा कौन था? तो सातवाहन वंश की जो स्थापना, जो संस्थापक था वो था सिमुक। और सिमुक ने जो कन्नव वंश का सुशर्मन, सिमुक ने कन्नव वंश का सुशर्मन की हत्या कर दी थी, उसे हरा दिया था और एक नए वंश की स्थापना करी थी जो था हमारा सातवाहन वंश। सिमुक का पुराणों में जो नाम बताया जाता है वो है सिंधुक, सिसुक, सिप्रक। ये नाम हमें पुराणों में मिलते हैं। अगला शासक है हमारा कृष्ण शासक, और कृष्ण शासक का जो कार्यकाल था वो था हमारा 37 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। इसका शासनकाल 10 साल तक चला था, और यह कृष्ण शासक जो थे वो सिमुक का भाई था। और ये कहा जाता है कि कृष्ण शासक के समय में ही जो सातवाहन शक्ति थी या सातवाहन साम्राज्य था उसका विस्तार नासिक तक हो गया था। नासिक, जहां से हमें सबसे ज्यादा गुहालेख व अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो सातवाहन वंश का जो साम्राज्य नासिक तक फैलाने का श्रेय जाता है वो जाता है कृष्ण शासक को, और नासिक शिलालेखों में इसका नाम मिलता है। अगला शासक है हमारा सातकर्णी प्रथम, और सातकर्णी प्रथम का जो शासन चला था वो चला था 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक। और ये कहा जाता है कि सातकर्णी प्रथम सिमुक का पुत्र था या फिर कृष्ण का पुत्र था। सातकर्णी प्रथम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सातकर्णी प्रथम का जो उल्लेख मिलता है वो हमें सातवाहन वंश के जो अभिलेख हैं, सातवाहन वंश के अभिलेखों में व पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में मिलता है। मतलब सातवाहन वंश के अभिलेखों में इस शासक का जिक्र मिलता है, और एक विदेशी जो अभिलेख है उसमें हमें इस शासक का सातकर्णी प्रथम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बना था। सातवाहन वंश में वह शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम सातकर्णी की उपाधि धारण करी थी? तो वो था हमारा सातकर्णी प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दक्षिणा पथ का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था सातकर्णी प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्य या फिर अमेय वंश की राजकुमारी नायनिका से ये विवाह कर लेते हैं, और इस नायनिका राजकुमारी ने नानाघाट अभिलेख बनवाया था, और इस अभिलेख से सातकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है। दोबारा देखिए कि सातकर्णी प्रथम ने अमेय वंश की
नायनिका राजकुमारी से शादी करी थी और नायनिका राजकुमारी ने नानाघाट अभिलेख बनवाया था जो पूना महाराष्ट्र में है। और इसी अभिलेख से हमें सातकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं बनवाई थी। मालवा शैली की गोल मुद्राएं बनवाई थी सातकर्णी प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सातकर्णी प्रथम ने ही अपनी पत्नी नायनिका के लिए रजत मुद्राएं चलवाई थी। वह कौन सा शासक है जिसने अपनी पत्नी के लिए रजत मुद्राएं चलवाई थी? वो है हमारे सातकर्णी प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट आती है कि सातकर्णी प्रथम को कुछ उपाधियां मिली थी, कुछ इन्हें अलग नाम से भी बुलाया जाता था, जैसे इन्हें दक्षिणापथपति भी कहा जाता था, क्योंकि ये दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था, इसलिए इन्हें दक्षिणापथपति भी कहा जाता था। और दूसरी उपाधि है कि इन्हें अप्रीति हल चक्र भी कहा जाता था। जो हमारा अगला शासक आता है, जो हमारा अगला शासक है वो है हमारा हल शासक। और हल शासक का जो कार्यकाल था, जो शासन चला था, वो 20 ईसा से 24 ईसा तक चला था। मतलब ये सातवाहन वंश का 17वां शासक था। 17वां शासक सातवाहन वंश का था हल शासक। हम जो एनसीईआरटी में जो शासक दिए हुए हैं, उन्हें ही, जो महत्वपूर्ण शासक हैं उन्हें ही हम कर रहे हैं। तो सातवाहन वंश का जो 17वां शासक था वो था हल शासक, जिसका कार्यकाल 20 ईसा से 24 ईसा तक रहा था। पहला पॉइंट है कि इसने प्राकृतिक भाषा में, जो सातवाहन वंश की भाषा थी, प्राकृतिक भाषा में एक ग्रंथ की रचना करी थी और वो ग्रंथ था गाथा सप्तशती। और गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना करी थी हल शासक ने। इस पुस्तक में, जो गाथा सप्तशती पुस्तक है, इस पुस्तक में हल की जो प्रेम कहानियां थी, हल शासक की जो प्रेम गाथाएं थी, उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हल शासक के शासन में एक विद्वान रहते थे, जो हैं गुणाढ्य। और गुणाढ्य ने एक ग्रंथ लिखा था जो है वृत्त कथा कोश ग्रंथ। और वृत्त कथा कोश ग्रंथ किसने लिखा था? गुणाढ्य ने, जो हल शासक के दरबार में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कांतरक के लेखक सर्ववर्मन हल शासक के दरबार में रहता था। तो हल शासक के दरबार में दो महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे, जो हैं गुणाढ्य और सर्ववर्मन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि यह शासक, जो हल शासक हैं, यह शासक अपनी शांति प्रियता के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हल शासक अपने दरबार में या अपने शासन में कवियों व विद्वानों को आश्रय दिया करते थे। नेक्स्ट शासक है हमारा, अगला शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। और गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो शासनकाल चला था वो 106 ईसा से 130 ईसा तक चला था। और ये कहा जाता है कि ये गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवंश के 23वें शासक थे। हल 17वें शासक थे और गौतमीपुत्र सातकर्णी 23वें शासक थे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसके समय में, गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में, इनकी माता बलश्री गौतमी का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें इसे एकमात्र ब्राह्मण व अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। मतलब कि इनकी माता जो गौतमी बलश्री का एक नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्हें एकमात्र ब्राह्मण व अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। और ये ऐसे शासक थे जो अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, इसलिए इन्हें गौतमीपुत्र सातकर्णी भी कहा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य जो था वो उत्तर में मालवा से और दक्षिण में कर्नाटक फैला हुआ था। दोबारा से देखिए कि सातकर्णी प्रथम ओ गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो साम्राज्य फैला हुआ था वो उत्तर में मालवा से और दक्षिण में कर्नाटक राज्य तक फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसने बौद्ध संघ को अजकालिकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। मतलब कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेंकटक स्वामी भी कहा जाता था और इन्होंने नासिक जिले में इसी नाम से वेंकटक नगर की स्थापना की थी। दोबारा से देखिए कि गौतम पुत्र सातकर्णी को वेंकटक स्वामी की उपाधि मिली थी और वेंकटक के नाम से ही इन्होंने नासिक जिले में एक गांव की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो सैनिक सफलताएं थी या इनके जो विजय इन्होंने जो युद्ध लड़े थे उनका जो विवरण मिलता है वो हमें दो अभिलेखों से मिलता है। पहला अभिलेख है हमारा गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से और दूसरा है हमारा पुलुमावी के नासिक गुहा से। गौतमी पुत्र सातकर्णी को कुछ उपाधियां दी गई थी जैसे राजराज, महाराज और स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को पहाड़ों का स्वामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसी गौतमी पुत्र के शासनकाल में ही शक शासक नहपान के साथ युद्ध हुआ था और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पुलवामी के नासिक अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि शक शासक, यवन शासक और पहलवों जो विदेशी वंश थे इनको गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। इसका उल्लेख मिलता है हमें पुलवामी के नासिक अभिलेख में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने द्रुजों तथा द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला कहा गया है। अगला नेक्स्ट शासक आता है हमारा वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी शासक और यह शासक भी अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाता था और इसका शासन 130 ईसा से 154 ईसा तक चला था। पुराणों के अनुसार पुलवामी शासक को प्लोमा, प्रोमानी तथा प्लोमावी भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्हें आंध्र सम्राट, आंध्र राज व आंध्र भोज भी कहा जाता था। ये इन्हें उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शक शासक रुद्रदमन के साथ पुलवामी शासक का 2 बार युद्ध हुआ था, वह लड़ाई हुई थी और दोनों बार इस लड़ाई में रुद्रदमन विजयी हुआ था। परंतु क्योंकि रुद्रदमन की जो पुत्री थी उनका विवाह वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के भाई के पुत्र जो शिवश्री सातकर्णी था उसके साथ हुआ था। मतलब रुद्रदमन की पुत्री और शिवश्री सातकर्णी का विवाह हुआ था और इसी वजह से रुद्रदमन ने दोनों बार वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को माफ कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र मिला है। मतलब
इन्होंने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर जहाज, समुद्री जहाज का चित्र मिला है। इससे यह पता चलता है कि इनके शासनकाल में समुद्री व्यापार भी होता था। इन्होंने वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित किया था। वे दक्षिणा पथेश्वर उपाधि धारण करी थी और इन्हें एक और उपाधि मिली थी जो थी महाराज की उपाधि। हमारा जो सातकर्णी प्रथम था, सातकर्णी प्रथम को दक्षिणा पथपति उपाधि दी गई थी, परंतु वशिष्ठिपुत्र पुलवामी शासक को दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अमरावती स्तूप है, अमरावती स्तूप के चारों ओर वैशिष्ठनी का निर्माण करवाया था। तो अमरावती स्तूप का जो संबंध आता है वो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के साथ आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन वंश के जो सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए थे वो आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए थे। इन्हीं शासन ने नवनगा की स्थापना की थी। अगला जो हमारा शासक आता है वो है यदश्री सातकर्णी, और यदश्री सातकर्णी का जो शासनकाल चला था वो चला था 165 ईसा से 193 ईसा तक। इनके सिक्कों पर नाव व जलयान के चित्र मिलते हैं। यदश्री सातकर्णी को व्यापार और जल यात्रा का बहुत शौक था और ये प्रेमी थे। इनके सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्राप्त हुए हैं। अगला शासक आता है हमारा पुलुमावी द्वितीय, और पुलुमावी द्वितीय के शासनकाल में ही जो सात वंश था, सात वंश का विभाजन व सात वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। जब सातवाहन वंश का पतन होना शुरू हो गया था तो जो सातवाहन वंश के सामंत में जो वंश थे वो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, और सातवाहन वंश जो था वो 5 भागों में, 5 शाखाओं में विभाजित हो गया था। जैसे जो पहला वंश था वो था हमारा आभीर वंश, और आभीर वंश जो था वो पश्चिमी महाराष्ट्र व नासिक प्रदेश में था। दूसरा वंश आता है पल्लव वंश, और पल्लव वंश जो थे वो तमिलनाडु में थे। तीसरा वंश आता है वाकाटक वंश, और वाकाटक जो वंश थे वो नागपुर क्षेत्र में रहते थे। चौथा आता है हमारा कदंब, कुंतक या फिर चतुसातकर्णी, और ये भी पुराणों में कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि चतुसातकर्णी पहले चतुसातकर्णी वंश था, परंतु कदंब वंशों ने इन्हें हरा दिया था, तो इस वंश को कदंब वंश भी कहा जाता है। और ये वंश जो रहता था वो कुंतल प्रदेश जो कर्नाटक में है वहां पे रहता था। पांचवा वंश आता है इक्ष्वाकु या फिर इक्ष्वाकु, और यह वंश श्री पर्वतीय आंध्र प्रदेश में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे हमारे विजय, चंद्रश्री और प्लूमो चतुर्थ या फिर पुलुमावी चतुर्थ, और कहा जाता है कि पुलुमावी चतुर्थ ही सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आभार वंश है, जो सातवाहन वंश के पतन के बाद जो वंश उत्पन्न हुए थे या जो उभरे थे उनमें से एक है आभार वंश, और आभार वंश की जो स्थापना करी थी वो ईश्वर सेन ने करी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कलचुरी चेदी संवत, और कलचुरी चेदी संवत की स्थापना ईश्वर सेन ने करी थी, और ये करी थी 248 ईसा में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के शासकों को 2 नाम से बुलाया जाता था, जो है हमारे
पहला है हमारा श्री पर्वते, जिसका है श्री पर्वत का शासक। दूसरा है आंध्र भृत्य, मतलब आंध्रों का नौकर भी कहा गया है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्ष्वाकु वंश की स्थापना श्री शांतमूल ने की थी, और शांतमूल ने ही अपने शासनकाल में अश्वमेध करवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इक्ष्वाकु वंश शासक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे या फिर बौद्ध धर्म के पोषक थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इक्ष्वाकु वंश की जो समाप्ति करी थी वो पल्लवों ने करी थी, कांची के पल्लवों ने करी थी। तो ये थे हमारे सातवाहन वंश के शासक। और सातवाहन वंश जब पतन होने लगा था तो सातवाहन वंश के जो नीचे वंश थे उन वो किस तरीके से वो किस तरीके से उन्होंने अपना साम्राज्य या अपने वंश बनाए थे। अब आता है हमारा कि सातवाहन वंश की जो शासन व्यवस्था कैसी थी। तो सातवाहन वंश की शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक, मतलब वहां पर सातवाहन वंश में राजा का राज होता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रानियों को जिस प्रकार से राजा को उपाधियां दी जाती थी उसी प्रकार से रानियों को भी उपाधियां दी जाती थी, जो थी देवी और महादेवी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऐसी कौन सी दो रानियां थी जिन्होंने सातवाहन वंश के प्रशासन में भी भाग लिया था। पहली थी हमारी नायनिका रानी, और नायनिका रानी जो थी वो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नायनिका रानी, जिन्होंने नाना घाट अभिलेख बनवाया था। दूसरा आता है हमारा, दूसरी जो रानी थी वो थी हमारी गौतमी बलशेरी, और गौतमी बलशेरी माता थी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सम्राट की सहायता के लिए जो राजा या सम्राट होता था, सम्राट की सहायता के लिए एक अलग से एक विभाग बनाया हुआ था जिसका प्रधान होता था अमात्य। तो सम्राट की सहायता अमात्य के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सातवाहन वंश में कुछ बड़े सामंत भी रहते थे, और बड़े सामंत थे जैसे महारथी और महाभोज। महारथी और महाभोज जैसे बड़े जो सामंत थे उनका जो उल्लेख मिलता है वो हमें कार्ले व कन्हेरी के लेखों से मिलता है। और महारथी व महाभोज जो सामंत थे ये उत्तरी कोंकण क्षेत्र के सामंत थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे उन्होंने जो चार वर्ण व्यवस्था थी, हमारी चार वर्ण व्यवस्था थी, उसको दोबारा से स्थापित किया था। चार वर्ण व्यवस्था हमें का उल्लेख हमें सबसे पहले प्राचीन वेद ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। चार वर्ण जो हमारे चार वर्ण हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस चार वर्ण व्यवस्था को दोबारा से जो पुनर्स्थापित किया था या इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सातवाहन वंश ऐसे प्रथम वंश था, सातवाहन वंश के शासक ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान व जागीर दी थी। मतलब भूमि दान का जो सर्वप्रथम शुरुआत करी थी वो सातवाहन वंश ने करी थी, परंतु इन्होंने जो सबसे ज्यादा भूमि दान करी थी वो बौद्ध भिक्षुओं को करी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शिल्पी जो कारीगर थे, शिल्पी जो इत्र बनाते थे, वह शिल्पी जो इत्र बनाते थे उनको गंधिक भी कहा जाता था। मतलब वह शिल्पी जो इत्र बनाते थे उन्हें गंधिक भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सातवाहन वंश में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि वहां पर जब राजा था राजा का पुत्र ही राजा बनता था।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नगरों का शासन, सातवाहन वंश में जो नगर थे, नगरों का शासन नगर सभा द्वारा चलाया जाता था। सातवाहन वंश में व्यापारिक केंद्र थे कुछ जहां से व्यापार होता था, जो हैं हमारे भरूकच्छ, सोपारा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन, धान्य, कटक। तो ये था हमारा सातवाहन वंश का शासन व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सातवाहन वंश का जो प्रशासन है उसके बारे में करेंगे।